वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वोल्टेज रेगुलेटर्स एंड इट्स टाइप्स। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टॉपिक you will be able to describe voltage regulation using series and shunt regulators. You will be able to describe characteristics of voltage regulators. You will be able to list and describe various types of voltage regulators. तो बेसिकली आज के लेक्चर में हम वोल्टेज रेगुलेटर्स के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा वोल्टेज रेगुलेटर्स क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं और उनकी वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। तो बेसिकली अगर मैं इस टॉपिक की एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस की बात करूं तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप थ्योरिकल टाइप की प्रॉब्लम एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन जेनर डायोड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचेंगे, जेनर डायोड आपने पहले स्टडी कर रखा है, तो अगर आप जेनर डायोड के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, कंसेप्ट को मिक्स करेंगे, तो आप न्यूमेरिकल टाइप की प्रॉब्लम भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहां पर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि जेनर डायोड काफी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए टॉपिक यहां पर हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर डिस्कस करेंगे कि वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है आपका, व्हाट इज वोल्टेज रेगुलेटर्स। तो वोल्टेज रेगुलेशन या वोल्टेज रेगुलेटर्स क्या होते हैं, ये पॉइंट आपको सबसे पहले स्टार्ट में क्लियर रहना चाहिए। तो व्हाट इज वोल्टेज रेगुलेशन। तो अगर आपको याद हो तो हमने पावर सप्लाई का कंसेप्ट डिस्कस कर रखा है ब्रीफ में, आपने पहले पढ़ रखा है पावर सप्लाई का कंसेप्ट। तो वो कंसेप्ट यहां पर मैं आपके लिए दोबारा से रिवाइज करवा रहा हूं जस्ट ब्रीफ में। तो आप ध्यान से देखिएगा, हमने जो ब्लॉक डायग्राम स्टडी किया था, उस ब्लॉक डायग्राम में सबसे पहले आप स्टडी करते थे रिएक्टिफायर, देन उसके बाद पावर सप्लाई में जो आप आगे स्टडी करते हैं, आगे आप यहां पर स्टडी करते हैं फिल्टर्स, एंड इसके बाद जो आप आगे स्टडी करते हैं या जो आप आगे यूज करते हैं वो आपका होता है वोल्टेज रेगुलेटर, जो अभी हमें यहां पर बहुत डिटेल में अंडरस्टैंड करना होगा। तो आपको यहां पर यह पॉइंट समझना होगा कि पावर सप्लाई का काम क्या होता है। पावर सप्लाई का आपका वर्क होता है कि आप एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करना चाहते हो। क्लियर है पॉइंट। तो अगर आप एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपको पावर सप्लाई यूज करनी होती है। तो जब आप पावर सप्लाई यूज करते हो तो आपका इनपुट क्या होता है, एसी होता है। आपने हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर दोनों डिटेल में स्टडी कर रखा है। तो रेक्टिफायर क्या करते हैं, रेक्टिफायर बेसिकली आपको यहां प्रोवाइड करते हैं पल्सेटिंग डीसी। आपको याद होगा कि रेक्टिफायर से आपको पल्सेटिंग डीसी मिलती है। तो पल्सेटिंग डीसी का मीनिंग भी मैंने आपको सिखा रखा है। पल्सेटिंग डीसी का मतलब आपका होता है एसी प्लस डीसी बोथ कंपोनेंट्स आपको रेक्टिफायर के आउटपुट में मिलते हैं। ठीक है। और इसके बाद जो आपको मिलता है वो आपको मिलता है ओनली डीसी आफ्टर फिल्टर, मतलब आप एसी पार्ट को रिमूव करते हो। ठीक है। रेगुलेशन फैक्टर, ये सारे पॉइंट आपने बहुत अच्छे से पहले भी डिस्कस कर रखे हैं। तो आप यहां पर एसी पार्ट को रिमूव करोगे तो रेगुलेशन फैक्टर, आपको ये पॉइंट तो ध्यान में रखना है। साथ में रिपल फैक्टर, जो एसी पार्ट रिमूव होता है, वो भी आपको माइंड में रखना है, जो आपने रेक्टिफायर में स्टडी किया है, जो आपने फिल्टर के केस में स्टडी किया है। तो यहां पर आपको क्या मिलता है, आपको डीसी मिलता है। ठीक है। लेकिन जो आपको डीसी मिलती है वो यहां पर स्टेबल नहीं होती है। आपको पता है अच्छे से, आपने रेक्टिफायर में स्टडी कर रखा है, आपने फिल्टर में भी एक कंसेप्ट पढ़ रखा है। तो फिर आपको क्या करना होता है, आप यूज करते हो वोल्टेज रेगुलेटर। तो वोल्टेज रेगुलेटर आपको क्या करता है, स्टेबल डीसी प्रोवाइड करता है। तो अगर हम वोल्टेज रेगुलेशन या वोल्टेज रेगुलेटर क्या करता है ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, तो वोल्टेज जो रेगुलेशन होता है बेसिकली स्टेबल डीसी जो प्रोवाइड करता है वोल्टेज रेगुलेटर। जो वोल्टेज रेगुलेटर का जो टास्क है वो है एक्चुअल में वोल्टेज रेगुलेशन। तो हम क्या लिख सकते हैं कि वोल्टेज रेगुलेटर प्रोवाइड्स स्टेबल डीसी आउटपुट। ठीक है। तो वोल्टेज रेगुलेटर आपका क्या है, ये आपका पावर सप्लाई के बिल्कुल लास्ट में लगा होता है, एंड इट प्रोवाइड्स स्टेबल डीसी आउटपुट। और इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हो कि ये आपको फिक्स्ड कांस्टेंट डीसी आउटपुट प्रोवाइड करता है। डीसी मतलब आप जानते ही हो ना, डीसी मींस कांस्टेंट होता है। तो ये आपको फिक्स डीसी आउटपुट प्रोवाइड करेगा वोल्टेज रेगुलेटर। लॉजिक क्लियर हो गया अच्छे से। तो ये मुझे आपको यहां पर डेफिनेशन सिखानी थी। अब हमें यहां पे क्या करना है, हमें यहां पर शंट वोल्टेज रेगुलेशन एंड सीरीज वोल्टेज रेगुलेशन डिस्कस करना है। तो हम वन बाय वन दोनों पॉइंट्स यहां पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं आपके लिए शंट
वोल्टेज रेगुलेशन। तो शंट वोल्टेज रेगुलेशन बेसिकली जेनर डायोड बहुत ही बढ़िया एग्जांपल होता है, बहुत ही बढ़िया सर्किट होता है जो आप जेनर डायोड के थ्रू बनाते हो शंट वोल्टेज रेगुलेशन का। तो यहां पर सबसे पहले मैं सर्किट बना देता हूं और फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो आप ध्यान से इसे अंडरस्टैंड करना। सबसे पहले मैं आपके लिए सर्किट बना रहा हूं। तो यहां पर मैंने आपके लिए सर्किट शो कर दिया है। इस तरह का जो सर्किट है आप जेनर डायोड जब स्टडी करते हो तब भी आप स्टडी जरूर करते हो। तो यहां पर देखो वन बाय वन मैं चीजों को आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां पर आपको यह समझना होगा जो आपको जेनर डायोड दिखाई दे रहा है, ठीक है, जेनर डायोड यहां पर ऑलवेज किस में वर्क करेगा? आपका जो जेनर डायोड है अगर आप वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज करना चाहते हो तो वो ऑलवेज वर्क करेगा आपका ब्रेकडाउन में, ठीक है। ये पॉइंट आपको ऑलवेज माइंड में रखना होगा कि जेनर डायोड विल बी इन ब्रेकडाउन। क्यों? क्योंकि आप उसे यहां पर वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज करवा रहे हो। आप जेनर डायोड ऑलरेडी जब आपने डायोड स्टडी किया है तो आप पढ़ चुके हो, तो आपको यह पॉइंट ऑलवेज माइंड में रखना होगा। तो यहां पर आपको अब चेक करने की जरूरत नहीं है। जब आपको यह मेंशन है कि इट इज वर्किंग लाइक अ वोल्टेज रेगुलेटर तो यह आपका ब्रेकडाउन में होगा। इसके बाद जैसा मैंने आपको बताया कि जो आपके रेगुलेटर होते हैं उनका इनपुट क्या होता है? उनका इनपुट आपका होता है अनस्टेबल डीसी, मतलब इसको आप ऐसा भी बोल सकते हो अनरेगुलेटेड सप्लाई। तो वीएस क्या है? आपका अनरेगुलेटेड सप्लाई वोल्टेज है। आरएस क्या है? सीरीज करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस। तो ये करंट को बेसिकली लिमिट करता है, नाम से क्लियर है। इस तरह की चीजें हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। यहां पर आपको अब कुछ इक्वेशंस अंडरस्टैंड करने होंगे। देखो जेनर डायोड के बारे में मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी आप सारी चीजें स्टडी कर चुके हैं। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि जो चीजें आपने ईडीसी में स्टडी करी हैं जेनर डायोड से रिलेटेड उनको आप एक बार पहले रिवाइज कर लो, उसके बाद आपको चीजें और भी ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगी। ये जो आरएल है वो लोड है, आपको बहुत अच्छे से पता ही है। तो यहां पर अगर मैं कुछ इक्वेशंस आपके लिए मेंशन करूं तो आप क्लियरली यहां पर अंडरस्टैंड कर सकते हो कि ये जो आपका वोल्टेज है आप देख सकते हो ये विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो जाएगा। तो ये जो वोल्टेज है पूरा का पूरा वो कितना है? आपका VZ है। और यहां पर जो आपका वोल्टेज है वो कितना है? आपका VS है। क्लियर है पॉइंट? तो इसे आप किस तरीके से आप शो करोगे? तो IS की जो आपकी वैल्यू है वो आपकी यहां पर हो जाएगी VS माइनस VZ अपॉन RS। दिस इज द वैल्यू ऑफ IS। लॉजिक क्लियर हो गया? आप देख सकते हो वोल्टेज का सब्ट्रैक्शन, जहां से जहां करंट जा रही है वहां से वहां आपने वोल्टेज को सब्ट्रैक्ट किया और डिवाइड बाय आपने क्या कर लिया? RS कर लिया। तो यहां पर बेसिकली आप देख सकते हो RS जो है वो करंट को लिमिट कर रहा है, जो सीरीज करंट है उसको लिमिट कर रहा है, इसलिए इसका नाम क्या है? सीरीज करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस। पॉइंट समझ में आ गया आपको अच्छे से? इसके अलावा आप एक और सिचुएशन यहां पर देख सकते हो कि जो आपकी IS है, ठीक है, जो आपकी IS है वो आप देख सकते हो IL और IZ में डिवाइड हो रही है। ये भी आपको बहुत अच्छे से यहां पर समझ में आ रहा होगा। क्लियर? सो यहां पर आपको यह पॉइंट भी क्लियरली समझ में आना चाहिए कि आपको IS जो मिलेगी वो यहां पर वेरिएबल भी हो सकती है। वेरिएबल क्यों हो सकती है? हो सकता है ना कि आपका जो IL है, लोड है, वो वेरिएबल हो। मैं आपको अभी सिचुएशन समझा दूंगा। या आपका यह भी सिचुएशन हो सकती है कि जो आपका VS है वही आपका वेरिएबल हो। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। क्लियर है पॉइंट अच्छे से? तो ये हमने IS का इक्वेशन लिख दिया। आपको ये भी समझ में आना चाहिए यहां पर कि अगर ये आइडियल वोल्टेज रेगुलेटर की तरह बिहेव कर रहा है तो V0 किसके इक्वल होगा? आपका VZ के। इसमें भी आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। और इसके अलावा आपको यह पॉइंट भी यहां पर क्लियर रहना चाहिए कि जो आपका IL है वो किसके इक्वल आप निकाल सकते हो? V0 अपॉन RL के। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो? IL इज इक्वल टू V0 अपॉन RL। देखो ये सारी चीजें आप जेनर डायोड के कंसेप्ट में स्टडी कर भी चुके हो, मैं जस्ट आपको रिवाइज करवा रहा हूं और कुछ भी नहीं है। तो यहां पर अब अगर आप सिचुएशन को ध्यान से अंडरस्टैंड करोगे तो आपका जो इक्वेशन है वो दो तरीके से हो सकता है। ठीक है, वो दो तरीके से किस तरीके से समझ सकते हो आप? तो आप ध्यान से देखो। तो यहां पर जैसा मैंने आपको बोला आपके टोटल दो केसेस बन सकते हैं, डिफरेंट। आपको यहां पर दोनों केसेस को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। एक केस आपका यह हो सकता है कि जो आपका VS है, VS जो है आपका वो आपका वेरिएबल है। ठीक है, मतलब VS जो आपको वोल्टेज मिल रहा है वो एक रेंज में मिल रहा है। वैसे आइडियली क्या मिलना चाहिए? एकदम स्टेबल डीसी मिलना चाहिए, नहीं मिलता है, तभी तो हम लोग यहां पर वोल्टेज रेगुलेटर यूज कर रहे हैं। तो अगर आपका VS यहां पर वेरिएबल है
तो इसको आप क्या बोलते हो, इस सिचुएशन को आप यहां पर बोलते हो लाइन रेगुलेशन। ठीक है, मतलब Vs वेरिएबल है, उसके बावजूद भी आपको यहां पर क्या अचीव करना है, आपको यहां पर अचीव करना है कांस्टेंट डीसी आउटपुट। तो वो आप अचीव करते हो, क्योंकि यहां पर आपको समझना होगा कि अगर आप जेना डायोड को ब्रेक डाउन में परफॉर्म करवा पा रहे हो तो V0 ऑलवेज आपका Vz के इक्वल होगा। ठीक है, और जो आपकी केस नंबर 2 होता है, केस नंबर जो आपका 2 है वो बेसिकली आपका है कि आपका जो RL है, लोड आपका क्या हो, वेरिएबल हो। अगर आपका लोड वेरिएबल है और उसके बावजूद भी अगर आप रेगुलेशन अचीव कर रहे हो तो इसे हम कहते हैं लोड रेगुलेशन। और वो आप अचीव करोगे, आप क्यों अचीव करोगे, आप इसलिए अचीव करोगे लोड रेगुलेशन क्योंकि इस सिचुएशन में आपको क्या मिलने वाला है, V0 अगेन इक्वल टू Vz मिलने वाला है, अगर आप जेना डायोड को ब्रेक डाउन में परफॉर्म करवा पाते हो तो ये रेगुलेशंस होते हैं बेसिकली जो मुझे हाईलाइट करने थे। और इसके अलावा कुछ पॉइंट्स और हैं, कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए नोट्स हैं, आप देख सकते हो। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, ये सारी चीजें आप ईडीसी में पढ़ चुके हो, जस्ट एक रिवीजन है आपके लिए। ठीक है, जेना डायोड की मैं बात कर रहा हूं यहां पर। ठीक है, तो आप यहां पर ध्यान से अंडरस्टैंड करो। अगर यहां पर मैं इक्वेशन आपके लिए मेंशन करूं आईएस का जो इक्वेशन है वो आपका कैसा हो सकता है, वो आपको पता है, यहां पर IL प्लस IZ हो सकता है, जो मैंने आपको अभी मेंशन भी किया है। अब यहां पर अगर मैं इंपॉर्टेंट केस लेकर चलूं तो लेट सपोज यहां पर मैं फर्स्ट नोट आपके लिए लेकर चलता हूं। फर्स्ट नोट आपका क्या है कि जो आपका IS है वो आपका वेरिएबल है। ठीक है, तो IS आपका वेरिएबल है, ये आपका फर्स्ट नोट है। तो IS आपको क्या क्या मिल सकता है, देखो जब आपको IS वेरिएबल मिल रहा है तो उसकी सिचुएशन क्या हो सकती है आपकी, उसकी सिचुएशन ये हो सकती है कि IL आपका क्या हो, वेरिएबल हो। ठीक है, और IZ भी आपका वेरिएबल हो। तो IZ के बारे में भी आपने स्टडी कर रखा है कि IZ मिनिमम हो सकता है वैल्यू और IZ आपका क्या हो सकता है, मैक्सिमम हो सकता है। लॉजिक आपको अच्छे से क्लियर है। तो यहां पर IS आपका वेरिएबल हो। दूसरी सिचुएशन आपकी क्या हो सकती है कि जो आपका IL है, IL आपका वेरिएबल हो। IL वेरिएबल मतलब आपका लोड वेरिएबल हो। तो अगर आपको इक्वेशंस इस तरीके से मेंशन करने हो तो क्या क्या आपकी पॉसिबिलिटी हो सकती है, मैं न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहा हूं। देखो यहां पर एक पॉसिबिलिटी आपकी ये हो सकती है कि IS इज इक्वल टू IL मैक्सिमम प्लस IZ मिनिमम। ठीक है, तो यहां पर अगर आप एक सिचुएशन देखोगे तो आपका IS क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। यहां पर अब आपका IS वेरिएबल नहीं है। ठीक है, यहां पर फिर से अगर मैं एक सिचुएशन लेके चलूं, IL मिनिमम प्लस IZ मैक्सिमम। देखो ये सारी चीजें मैं आपको क्यों समझा रहा हूं कि अगर आपको कभी कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़े तो आपको सिचुएशन एक क्लियर रहनी चाहिए। तो यहां पर ये जो दो केसेस मैंने लिए हैं, बेसिकली ये मैंने केसेस किस बेस पे लिए हैं, ये मैंने केसेस इस बेस पे लिए हैं कि आपका जो IS है, आपका जो IS है वो बेसिकली क्या है, यहां पर कांस्टेंट है, मतलब IL जो है वो वेरिएबल है। तो जब IL मैक्सिमम होगा तो IS के कांस्टेंट होने के लिए क्या जरूरी है कि IZ मिनिमम हो। ठीक है, और जब IL मिनिमम होगा तो IZ क्या हो, आपका मैक्सिमम हो। तो उस तरीके से आपका जो IS है वो ऑलवेज क्या रहेगा, फिक्स रहेगा एक तरह से। ठीक है, तो ये आपको सिचुएशंस ना अपने अकॉर्डिंग बनानी आनी चाहिए। क्लियर हो पा रहा है पॉइंट अच्छे से। तो ये जो हम लोगों ने भी कंसेप्ट पढ़े हैं, जैसे मैंने बताया कि जस्ट मैंने एक हाईलाइट आपको दिया है जेना डायोड का यूज करके वोल्टेज रेगुलेशन का। तो ये कंसेप्ट आप अगर डिटेल में समझना चाहते हो तो जो हमने जेना डायोड स्टडी किया हुआ है उसको आप जाकर एक बार रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, और इसी के साथ साथ अब अगर यहां पर मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आपके पास आऊं, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करूं, तो ये आपका होगा सीरीज वोल्टेज रेगुलेशन। तो बेसिकली आपका जो सीरीज वोल्टेज रेगुलेशन है वो क्या होता है, वो भी हम थोड़ा सा ब्रीफ में यहां पर स्टडी कर लेते हैं। तो आप ध्यान से देखो, यहां पर मैं सबसे पहले आपके लिए फिगर बना देता हूं सीरीज वोल्टेज रेगुलेशन का, और उसके बाद फिर हम यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। तो यहां पर मैंने आपके लिए सीरीज वोल्टेज रेगुलेशन के लिए एक फिगर ड्रॉ किया है। तो अगर आप इस फिगर को यहां पर ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो इस फिगर में हम लोगों ने ओपैम्प भी यूज किया है और बीजेटी भी यूज किया है। तो देखो ये जो टॉपिक अभी आप स्टडी कर रहे हो ना, वोल्टेज रेगुलेशन वाला, अभी हो सकता है कि आपको इतना अच्छे से क्लियर ना हो पाए क्योंकि आपने अभी तक ओपैम्प
या बीजेटी उतने ज्यादा डिटेल में स्टडी नहीं किए हुए हैं, तो अगर आपको कहीं भी इन टॉपिक्स में डाउट हो तो आप क्या कर सकते हो, पहले अभी आपको जितना समझ में आता है उसको आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, और जब आप आगे जाकर ओपैम बीजेटी को बहुत अच्छे से ग्रैब कर लोगे तब आप इन टॉपिक को दोबारा स्टडी करो। ठीक है, ये वोल्टेज रेगुलेशन में यूज होता है, दैट्स व्हाई मैं आपको शो कर रहा हूं, लेकिन ओपैम और बीजेटी को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेने के बाद ये टॉपिक आपको ज्यादा अच्छा क्लियर होगा। ओपैम में भी हम इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको वहां पे इन टॉपिक्स को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। अभी जस्ट आप ब्रीफ में एक आइडिया ले लो, दैट्स इट। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो, यहां पर आपको ओपैम के केस में ये पॉइंट अंडरस्टैंड करना होगा कि ये जो आपका ओपैम्प है, यहां पर ये जो आपको वोल्टेज दिखाई दे रहा होगा, आप देखिए यहां पर ये आपका वोल्टेज कितना है, VZ ही है, ये इस नोड पे आपका वोल्टेज VZ है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। और अगर मैं यहां पर लेकर चलूं तो ये वोल्टेज को मैं कुछ नाम दे देता हूं, इस वोल्टेज को मैं नाम दे देता हूं VX, और देख सकते हैं आप ये पूरा शॉर्ट है, तो ये आपका वोल्टेज कितना हो जाएगा, VX हो जाएगा। अच्छे से समझ में आ गया पॉइंट। अब आपको ये पॉइंट समझना होगा कि ओपैम की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, ओपैम कब आपका किस रीजन में बिहेव करता है, ये सारी बातें आप ओपैम में जाकर अंडरस्टैंड करोगे। तो अभी के लिए बस आपको ये समझना होगा कि ओपैम जो यहां पर वर्क कर रहा है उसमें इन्वर्टिंग नोड मतलब क्या होता है आपका, जो कि नेगेटिव टर्मिनल आपको दिखाई दे रहा है, नॉन इन्वर्टिंग मतलब पॉजिटिव नोड। तो यहां पर इन्वर्टिंग टर्मिनल और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज जो है वो आपका ऑलमोस्ट क्या होगा, इक्वल होगा। ये पॉइंट यहां पर आपको अंडरस्टैंड करना होगा। जैसा मैंने बोला, जब ओपैम पढ़ोगे तो ये सारी चीजें आपके लिए बहुत इजी रहने वाली हैं, तो अभी आपको बिल्कुल वरी नहीं करना है इसके लिए। पॉइंट समझ में आ गया अच्छे से। उसके अलावा अगर आप एक और पॉइंट यहां पर ऑब्जर्व करोगे तो ये जो आपका V0 है, ये वोल्टेज आपका कितना है, V0 है। आप देख सकते हो ये पूरा आपका शॉर्ट है, तो ये वोल्टेज भी आपका कितना हो जाएगा, V0। तो आप क्लियरली समझ सकते हो कि जो V0 है आपने ऊपर लिखा है नोट पे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये V0 R1 R2 का पूरा मिलाकर वोल्टेज है। तो अगर आप देखो यहां पर नेटवर्क थ्योरी का कंसेप्ट आपको आना ही चाहिए अगर आपको एनालॉग को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। तो अगर आप यहां पर वोल्टेज डिवीजन रूल यूज करते हो तो आप क्या लिखोगे, बाय वोल्टेज डिवीजन रूल। तो बाय यूजिंग वोल्टेज डिवीजन रूल आप यहां पर क्या कर सकते हो, आप ध्यान से देखो, आप यहां पर लिखोगे V0, ठीक है, और Vx में रिलेशनशिप। तो यहां पर वोल्टेज डिवीजन रूल अगर आप लिखने के लिए जा रहे हो तो आइडियली आपको पहले यहां पर Vx लिख लेना चाहिए। तो यहां पर अगर मैं पहले Vx लिखूं तो Vx की वैल्यू क्या होती है आपकी, V0 इंटू R2, V0 टोटल है, Vx मतलब सिर्फ R2 के अक्रॉस, आप देख सकते हो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो V0 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो यहां पर आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आप देखो V0 की यहां पर आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी Vx इंटू R1 प्लस R2 अपॉन R2। पॉइंट समझ में आ गया। तो ये Vx और V0 की इक्वेशन आप साथ लेकर चल सकते हो बाय यूजिंग वोल्टेज डिवीजन रूल। नाउ अब आपको यह समझना होगा कि जो आपका Vx है वही आपका क्या है, Vz है। तो यहां से आपको अब Vx और Vz के रिलेशनशिप का यूज करके V0 की वैल्यू मिलेगी। तो V0 की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, ध्यान से देखो, Vz और 1 प्लस आप लिख सकते हो, क्योंकि अगर आप अलग अलग कर दोगे तो 1 प्लस आपको मिल जाएगा 1 प्लस R1 अपॉन R2। तो ये आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन निकल कर आएगा कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज का, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ Vz। आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो आपका जेनर डायोड है, अगेन इट इज वर्किंग इन अ ब्रेकडाउन रीजन। अगेन आप जेनर डायोड पढ़ चुके हो तो वहां जाकर आप रिवाइज कर सकते हो, तो उस पर मैं बहुत ज्यादा फोकस नहीं करवा रहा हूं जेनर डायोड पे, लेकिन ओपैम्प और ट्रांजिस्टर पे भी मैंने बहुत ज्यादा फोकस नहीं करवाया है। क्लियर है पॉइंट। आप अगर देखोगे तो बीजेटी पे मैंने सिर्फ करंट्स की वैल्यूज आपके लिए शो की हैं, ज्यादा मैंने यहां पर फोकस नहीं करवाया हुआ है आपको। लेकिन आपको यह पॉइंट समझना है कि आप जब बीजेटी और ओपैम्प स्टडी करोगे तो ये सारी चीजें आपको समझ में वैसे भी आ जाएंगी, उसमें कोई इश्यू नहीं होगा, ठीक है। तो अभी मैं न्यूमेरिकल्स पे भी ज्यादा फोकस नहीं करवा रहा हूं, जब बीजेटी ओपैम्प पढ़ेंगे तब हम इस तरह के न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेंगे। लॉजिक क्लियर है। अभी सिर्फ आपको एक आइडिया लेना था कि आपका जो आउटपुट वोल्टेज आता है V0, ठीक है, जो आप लोड के अक्रॉस निकाल रहे हो, ये आपका बेसिकली सीरीज वोल्टेज रेगुलेशन है।
तो सीरीज वोल्टेज रेगुलेशन के केस में आप किस तरह से अचीव करते हो, बस मुझे आपको यही आइडिया देना था। क्लियर हो गया पॉइंट? तो ये आपका यहां पर कंप्लीट होता है सीरीज वोल्टेज रेगुलेशन। तो आई होप ये वोल्टेज रेगुलेशन, सीरीज वोल्टेज रेगुलेशन एंड पैरेलल बेसिकली शंट वोल्टेज रेगुलेशन आपको यहां पर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और ये जो फर्स्ट लर्निंग आउटकम है आपका वोल्टेज रेगुलेशन यूजिंग सीरीज एंड शंट रेगुलेटर्स, ये आपने यहां पर बहुत अच्छे से अचीव कर लिया होगा। लेट्स हैव अ क्विक नॉलेज चेक।